अस्सलाम वालेकुम जूलिया डियर स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हमने जो क्लास लिया था हमने अकाउंटिंग रेशियो के बारे में पहला दिन हमने सिलेबस के बारे में पढ़ा था। तो मैंने समझाया था कि इसमें मेन 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट पार्ट में सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी था। दूसरे में हमने पढ़ा मीनिंग और इसके इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन। तो और हमने पढ़ा था उसमें अकाउंटिंग टूल्स के बारे में कि हमें कौन कौन सा टूल्स हम लेते हैं ताकि हमें पूरा पता चल जाए। तो कल हमने पढ़ाया था कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट में मैंने सिंपल समझाया था कि बहुत ही आसान है। कंपैरेटिव में हमें 2 साल का बिजनेस का फैक्ट्स लेना है, बैलेंस शीट हो या इनकम स्टेटमेंट। तो उन दोनों में से जो डिफरेंस है उसके लिए एक और कॉलम में हमें पुट करना है। तो उसके बाद हम इंक्रीज और डिक्रीज, तो वो हमें परसेंटेज के हिसाब से निकालना है। दूसरा हमने कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था कि एक ही कंपनी का हमें परसेंटेज में हमें चेंज करना है कि हमें अगर हम कंपनी का 2 साल का लेंगे तो हमने कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया। तो आज और एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट व्यू से कि अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियोज। तो अकाउंटिंग रेशियोज में एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें मेन है 4 रेशियोज में हमें दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें आता है, एक आता है हमें लिक्विडिटी रेशियो। एक बहुत इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का मीनिंग है कि हम शॉर्ट टर्म जो हमारे पास ऑब्लिगेशन है, द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस फर्म टू पे इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को हम क्या कहेंगे, लिक्विडिटी रेशियो। अगर हम मैं यहाँ पर लिखूं द एबिलिटी ऑफ द फर्म to pay its short term, the ability of the firm to pay its short term obligations। तो एग्जाम्पल क्या है, करंट लायबिलिटीज है या प्रोविजन है, वो हम किस में कहेंगे, लिक्विडिटी रेशियो को, मतलब शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस कहेंगे। तो उसमें सिंपल 2 फार्मूले हैं, 2 हमारे पास रेशियो निकालना है। एक है करंट रेशियो, दूसरा है लिक्विडिटी रेशियो। तो करंट रेशियो का फार्मूला जो है, मैं अगर यहाँ लिखूं करंट रेशियो इक्वल टू करंट assets by current liabilities। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला सिंपल है, एक हमें पता होना चाहिए करंट एसेट, उसको हम डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज से। तो इससे रेशियो से हमें पता चल जाता है कि हमें जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है वो हमारे पास कैपेबल कितना है उसको पे करने के लिए। जितने भी हमारे पास बाहर के हमारे पास लोन्स होगा या कुछ भी बाहर के लिए हमारे पास कितना कैपेबल है हमारे पास है, तो इस रेशियो के ज़रिए हमें मालूम हो जाता है। तो करंट एसेट तो आपको मालूम होगा, करंट एसेट वो एसेट है जो हम कैश में चेंज कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। फॉर एग्जांपल हमारा डेटर्स है, स्टॉक है, कैश खुद है, बैंक है, वो सारा हमें यहाँ लिखना है। और उसके बाद हमें नीचे क्या लिखना है, करंट लायबिलिटीज। वो किस तरह हमें निकालना है, वो लायबिलिटीज जो रीपेबल हमें करना है विद इन 1 ईयर, उसको हम क्या कहेंगे, करंट लायबिलिटीज। फॉर एग्जांपल है क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये सब किस में आता है, करंट लायबिलिटीज में। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे करंट एसेट्स में एग्जांपल में क्या क्या आएंगे, उन सबको ऐड करना है। सबसे पहले तो कैश खुद आएगा, फिर बैंक भी आएगा, अगर हम ऐड भी कर सकते हैं सर, फिर स्टॉक,
इसी तरह हमारा मिसलन कैश होगा, बैंक होगा, स्टॉक होगा, या हमारे पास डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, डेटर्स है, इसी तरह बिल्स रिसीवेबल्स, ये सब किस में आता है? करंट एसेट्स में। तो इसी तरह करंट लायबिलिटीज में हम एग्जांपल ले सकते हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, इसी तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो मैं अगर यहाँ लिखूँ करंट लायबिलिटीज, अगर हम यहाँ लिखें तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, जो हमें बिल्स पेमेंट करना है। इसी तरह क्रेडिटर्स, जो सामान हमने उधार पर लाया है। इसी तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये हम करंट लायबिलिटीज में आएंगे। तो इन दो को हमें अगर सबसे पहले हमें क्या करना है? करंट एसेट्स निकालना है, तो इसका वैल्यू एक आएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? करंट लायबिलिटीज, तो उनको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो वहां से हमें क्या निकलेगा? करंट रेशियो। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी हमने करंट रेशियो पढ़ा था, तो इसी लिक्विडिटी रेशियो में नेक्स्ट आता है लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो में उसका फार्मूला जो है वो है, अगर हम यहाँ लिखेंगे लिक्विड रेशियो, सिंपल है। वहाँ पर था हमारा करंट एसेट, अब हमें यहाँ लिखना है लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट बाय हमें लिखना है करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। तो इसमें इसका तो सिंपल फॉर्मूला है, लिक्विड एसिड आप यहाँ नया आया है। लिक्विड एसिड निकालने के लिए हमें क्या करना है? पहले करंट एसिड में से स्ट्रोक और प्रीपेड एक्सपेंसेस वो हमें निकालना है। तो वहां से हमें क्या आएगा? लिक्विड एसिड। तो लिक्विड एसिड का फॉर्मूला जो है, अगर हमें क्वेश्चन में करंट एसिड दिया हो तो पहले हमें क्या लिखना है? करंट एसिड, फिर हमें स्टॉक हो या प्रीपेड एक्सपेंसेस हो वो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। स्टॉक हो या हम यहाँ लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो वहां से हमें आएगा लिक्विड एसिड। तो करंट लायबिलिटीज तो मैंने अभी समझाया था, जो क्रेडिटर्स है, बैंक आउटड्राफ्ट है, वो सारा आएंगे। तो इनको हम डिवाइड करके वहां से हमें क्या निकलेंगे? लिक्विड रेशियो। तो ये दो फार्मूला फर्स्ट में आता है लिक्विडिटी रेशियो, बिल्कुल ही सिंपल है। पहला वाला था करंट रेशियो, वो था करंट एसिड बाय करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट वाला हमारा सेकंड पार्ट था लिक्विड रेशियो। तो ये है लिक्विड एसिड बाय करंट लायबिलिटीज। तो हम लिक्विडिटी रेशियो इसलिए पढ़ते हैं कि जो शॉर्ट टर्म हमारा ऑब्लिगेशन है वो हमारे पास कितना कैपेबल है कि उसको पेमेंट करने में। तो उसका एक स्टैंडर्ड है, अगर हमारे पास 2:1 होगा तो वो नॉर्मल है, ठीक है, हमारे पास ठीक कैपेबल है कि हम जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को हम पूरा कर सकते हैं। तो इसके आगे या कम पर हम वहाँ देख सकते हैं। अगर हमारा कम हो गया तो हमारा इतना कैपेबल नहीं, अगर ज़्यादा हो गया तो हमारा अच्छा है कि हम शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पूरा कर सकते हैं। तो अभी मैंने करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो का मैंने फार्मूला बताया था। अब मैं इनका जनरली कितना, मतलब करंट रेशियो में जनरली कितना रेशियो होना सेटिस्फैक्ट्री है। तो आप यहाँ याद रख लेना, करंट रेशियो में जनरली मैंने अभी इससे पहले भी लिखा था 2:1 होगा तो ये सेटिस्फैक्ट्री है। इसी तरह लिक्विड रेशियो में
1:1 अगर हमें होगा तो ये सेटिस्फैक्टरी माना जाता है। तो मैं एक आपको एग्जांपल देकर अच्छी तरह समझाऊंगा। तो अगर हमें इस तरह एग्जांपल दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा, लिक्विड एसिड 37,500, स्टॉक दिया होगा 5,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,500, इसी तरह वर्किंग कैपिटल 15,000 हो, तो हमें फार्मूला पता है करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसिड। तो इसमें करंट एसिड नहीं है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट एसिड निकालेंगे। करंट एसिड वो किसके बराबर है, वो हमारे पास है लिक्विड एसिड के साथ अगर हम ऐड करने से भी करंट एसिड निकलेंगे। जिस तरह लिक्विड एसिड हमें निकालते समय क्या करते थे, करंट एसिड में से सब्ट्रैक्ट करते थे, तो यहाँ हम ऐड करना पड़ेगा। इसमें लिक्विड एसिड तो ऑलरेडी करंट में आता है और स्टॉक के साथ अब हमारा क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हम डायरेक्ट यहाँ निकालेंगे तो ये हो गया 37,500, ये हो गया लिक्विड एसिड प्लस हमारे पास है स्टॉक कितना है 5,000 और हमारे पास है प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है 1,500। तो ये अगर ये सम करने से हो गया टोटल 44,000। तो यहाँ से हमने करंट एसिड निकला। अब हमें क्या निकालना है, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज यहाँ नहीं दिया है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या है, करंट एसिड माइनस करंट लायबिलिटीज। अब अगर हम यहाँ से करंट लायबिलिटीज डायरेक्ट निकालेंगे, करंट लायबिलिटीज हम निकाल सकते हैं, तो वो इक्वल टू है करंट एसिड माइनस वर्किंग कैपिटल। यहाँ लिखेंगे करंट एसिड माइनस वर्किंग कैपिटल। ये हो गया। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, करंट लायबिलिटीज। अगर हमें ये फार्मूला याद नहीं तो वर्किंग कैपिटल का फार्मूला तो सबको याद होगा। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू है करंट एसिड माइनस करंट लायबिलिटीज। वहां से भी हम ये फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए करंट एसिड कितना है 44,000 अभी हमने निकाला, माइनस यहाँ वर्किंग कैपिटल दिया गया है 15,000, तो ये बराबर हो गया 29,000। किसके बराबर हो गया 29,000। तो यहाँ से हम अब दोनों फार्मूला निकाल सकते हैं। एक तो करंट रेशियो, क्योंकि करंट रेशियो का दोनों फार्मूला है, और लिक्विड रेशियो का भी फार्मूला है, लिक्विड एसिड बाय करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ हम निकालेंगे करंट रेशियो। तो वो उसका फार्मूला क्या है, करंट एसिड बाय क्या लिखेंगे, करंट लायबिलिटीज। तो वो करंट एसिड किसके बराबर आ गया, हमारा है 44,000, करंट एसिड 49 और करंट लायबिलिटीज कितना बराबर है 29,000। तो यहाँ हम डिवाइड करने से आएंगे 1.517। तो ये किसके बराबर है 1.52 अप्रोक्सीमेटली। इस तरह हम लिख सकते हैं करंट रेशियो। अब हमें लिक्विड रेशियो निकालना हो तो सिंपल है, इसका फॉर्मूला लिक्विड रेशियो वो किसके बराबर है, करंट की जगह हमें क्या लिखना है यहाँ, लिक्विड एसिड। लिक्विड एसिड बाय यहाँ क्या है, करंट लायबिलिटीज। डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, वो आपको याद रखना है। तो लिक्विड एसिड यहाँ दिया है ऑलरेडी, किसके बराबर है 37,500। उसको हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, करंट लायबिलिटीज कितना है 29,000। तो ज़ीरो कट अगर यहाँ हम करेंगे 1.29 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। तो हम इस तरह फॉर्मूल में निकाल सकते हैं कि करंट रेशियो हमें आया 1.52 और लिक्विड रेशियो 1.29। इसी तरह एग्जाम में बुक में बहुत सारे दिया गया होगा, प्रीवियस ईयर का पेपर में आप लोग ट्राई करें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब नेक्स्ट हमारा है सोलवेंसी रेशियो। पहला हमने पढ़ा लिक्विडिटी रेशियो, उसमें और सोलवेंसी में क्या फ़र्क है। वो पहला वाला शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन के लिए है, ये है लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन का हमारा एबिलिटी फिल्म का देखने के लिए। सोलवेंसी रेशियो, दिस रेशियो हेल्प इन असेसिंग द एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म जो ऑब्लिगेशंस होते हैं
जो हमने 1 ईयर से ज़्यादा के लिए हमें जो लाइबिलिटीज़ या हमारे पास है उनको पेमेंट करने के पास हमारे पास कितना एबिलिटी है, तो इस रेशियो के ज़रिए हमें मालूम हो जाता है। तो इसमें भी मेन 3 रेशियो हैं, वहाँ से हम सॉल्वेंसी रेशियो निकाल सकते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियो में एक है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो उसमें आपको क्या निकालना है, पहले आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट्स देखना है, उसको हमें डिवाइड करना है शेयर होल्डर्स फंड्स, तो वहाँ से हमें रेशियो एक आएगा। इसी तरह एक है टोटल एसिड टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसिड आपको पहले बैलेंस शीट से या आपको क्वेश्चन में दिया हो वहाँ से आपको निकालना है, तो उसको आप डिवाइड करना है। यहाँ जो डेब्ट है वो लॉन्ग टर्म डेब्ट हमें से डिवाइड करना है। तो तीसरा हमें है प्रॉपर्टी रेशियो। ये इसमें हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स फंड को डिवाइड करते हैं टोटल एसिड से। तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, ये इन्वेस्टर के लिए बहुत बेनिफिट है। तो इन्वेस्टर इसी को देखकर कि इसमें हमें रिटर्न होने का चांस है या नहीं, वहाँ से वो निकाल सकते हैं एबिलिटी की हमारा कितना हम मतलब लोन इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इस रेशियो से इन सारे निकाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लाया है एग्जांपल आपको समझाने के लिए। विजन हमें दिया होगा कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। यहाँ इक्विटी शेयर दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, डिवेंचर दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला पता होना चाहिए। वो किसके बराबर है, वो है लॉन्ग टर्म हमारा डेब्ट है बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो इसमें हम देखिए शेयर होल्डर्स फंड का कौन कौन सा है। लॉन्ग टर्म डेब्ट तो सिर्फ यहाँ क्या है, डिबेंचर से, वो क्या है 60,000 से। तो अब हम यहाँ देखेंगे शेयर होल्डर्स फंड निकालेंगे, शेयर होल्डर्स फंड। अब इसमें कौन कौन सा है, एक तो इक्विटी शेयर्स है, दूसरा हमारा है जनरल रिजर्व्स है, तो और ये है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे 40,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000, तो वो किसके बराबर हो गया 65,000। अब हम यहाँ फार्मूला लिखेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो वो किसके बराबर है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स बाय क्या लिखेंगे, शेयर होल्डर्स फंड। तो यहाँ हम देखेंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट हमारा कितना है, डिबेंचर्स कितना है 60,000 और शेयर होल्डर्स फंड किसके बराबर है 65,000। तो यहाँ हम कट करने से, डिवाइड करने से हमें निकल जाएगा कि इसका वैल्यू कितना है। और एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो इससे पहले हमने करंट रेशियो पढ़ा था और सॉल्वेंसी रेशियो। करंट रेशियो में हमने ये पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस के बारे में, और दूसरा सॉल्वेंसी में हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन के बारे में। अब हमारा एक और इम्पॉर्टेंट रेशियो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ आप देखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि हम परसेंटेज में चेंज करते हैं कि हमारा कितना परसेंटेज है। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट से हम निकालते हैं, तो उसका हमें रेशियो निकालना है। इसी तरह हम नेट प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो उसका भी हमें रेशियो। इसी तरह हमें ऑपरेटिंग रेशियो, तो वो ऑपरेटिंग कॉस्ट जितना हो गया उसका हम परसेंटेज में निकालेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सिंपल है, ये हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, नेट सेल्स के साथ। तो अगर हम ये इसका फार्मूला में लिखूँ तो यहाँ सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू, एक तो हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट, ये हम कहाँ से निकाल सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से। फिर नीचे क्या दिया है ये पता होना चाहिए, नेट सेल्स। नेट सेल्स के बारे में भी आपको मालूम होगा, अगर हमारे पास सेल्स होगा, सेल्स अकेला होगा तो यही नेट सेल्स हो गया। अगर सेल्स के साथ हमें कुछ रिटर्न हो गया तो उसको क्या करना है, माइनस करके जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, नेट सेल्स। इनटू हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फार्मूला याद रखने के लिए आपको बिल्कुल सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट नीचे नेट सेल्स इनटू 100।
इसी तरह नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो हम कहाँ से निकाल सकते हैं? नेट प्रॉफिट तो हमें मालूम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला भी सिंपल है। पहले हम लिखेंगे यहाँ नेट प्रॉफिट, नीचे फिर लिखेंगे नेट सेल्स इनटू 100। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस के लिए कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, तो ताकि हमें प्रॉफिट तो मेन बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट है। अगर हम प्रॉफिट अच्छा कमाएंगे तो हम बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमने प्रॉफिट कितना परसेंटेज कमाया। तो 1-2 साल का भी हम ले सकते हैं कि परसेंटेज हमारा कम हो गया या बढ़ गया, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ग्रोस प्रॉफिट निकालते समय हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारा ग्रोस प्रॉफिट 1-2 साल में कम हो रहा है, तो हमें देखना है कि जो हमारा खर्चा है, या तो हमारा जो वर्किंग स्टैंडर्ड है उसमें हमें कमी है, या हमें परचेस में कहीं कमी है, तो वो हमें ख़त्म करना है। तो इस वजह से हम ग्रोस प्रॉफिट का परसेंटेज रेशियो निकालते हैं। इसी तरह ऑपरेटिंग रेशियो सिंपल है। ऑपरेटिंग रेशियो का है, यहाँ हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू, तो इसका फॉर्मूला ये 3, इसके बगैर भी और 2-3 है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। बाकी 3 इसमें ये है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर। तो मैं इनका फार्मूला भी अभी आपको लिखाऊंगा। तो ये चारों किस में आता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में 6 आता है। पहला आता है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके लिए हमें क्या करना है? प्रॉफिट हमें देखना है बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। यहाँ हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स हो या इंटरेस्ट या डिविडेंड। तो उन प्रॉफिट बिफोर हमें निकालना है टैक्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड बाय क्या लिखेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। इनटू ये सारा परसेंटेज में, तो हम किस में लगाएंगे? 100। इसी तरह अर्निंग पर शेयर। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट निकालेंगे आफ्टर टैक्स। पहले क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रिफरेंस डिविडेंड हो वो लिखेंगे। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रिफरेंस डिविडेंड, तो बाकी सिंपल है। उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसी तरह हमारा आता है डिविडेंड पर शेयर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल डिवाइडेड पेड टू इक्विटी शेयर्स, कितना हमने पेमेंट किया है उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के साथ डिवाइड करेंगे। पहले आप लिखेंगे टोटल डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी में 6 थे फार्मूलेज, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बिल्कुल ही सिंपल है। आप प्रॉफिट आपको पता होगा बिफोर टैक्स वो निकालना है टैक्स से पहले, और उसको बाय करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसी तरह अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट हमें आफ्टर टैक्स, उसमें से हमें प्रेफरेंस डिविडेंड को सब्ट्रैक्ट करना है, वहाँ से बाय डिवाइडेड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसी तरह डिविडेंड पर शेयर, हमें टोटल डिविडेंड कितना हमने पेमेंट किया है और उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो कल हम इसके साथ मैं कुछ एग्जांपल लाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो अब सिर्फ हमें एक्टिविटी रेशियोज वो रह गया। तो
कल हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। थैंक यू।